हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सबका आपके पसंदीदा एवं लोकप्रिय यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। उस टॉपिक्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। उस टॉपिक्स का संबंध न केवल 10th क्लास के लिए बल्कि 8th क्लास की ज्योग्राफी और +2 क्लास की ज्योग्राफी के लिए भी बहुत महत्व है। ठीक है, तो आज हम 8th, 10th और +2 क्लास जो तीनों ही बोर्ड क्लासेस हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक्स का नाम है खनिज। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, कौन कौन से खनिज होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सा खनिज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इस संपूर्ण विषय पर विस्तृत रूप में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब तक हमने जो भी टॉपिक्स किए उनमें हमने लेसन्स के जो नाम है उसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो इसमें भी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि खनिज क्या होता है। ठीक है, तो खनिज की डेफिनेशन हम सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू यू कह सकते हैं कि एक आसान सी भाषा के अंदर हम अगर खनिज को परिभाषित करें तो खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी अपनी खुद की एक रासायनिक संरचना और संगठन होता है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक ऐसा पदार्थ जिसकी अपनी एक निश्चित रासायनिक संरचना और संगठन पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो खनिज कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्रत्येक खनिज की अपनी ही एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक कंपाउंड होता है, मिश्रण होता है, एक संगठन होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो खनिज कहलाता है। और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से या मनुष्य के या विभिन्न उद्योगों के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। इसके पश्चात खनिज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। खनिजों की टाइप्स की बात करें तो खनिज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले धात्विक खनिज, सेकंड जो है वो अधात्विक खनिज, और थर्ड जो है वो है ऊर्जा खनिज। तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। इस प्रकार से खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम धात्विक खनिज की। ठीक है, धात्विक खनिज कौन सा होता है, तो एक तो धातु का अंश। ठीक है, धात्विक खनिजों के अंदर धातु का अंश पाया जाता है, यानी कि वे सभी खनिज पदार्थ जिनके अंदर धातु का अंश पाया जाता है, धातु की मात्रा पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं, वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो है चमक, कि धात्विक खनिजों को आपस में अगर हम रगड़ते हैं तो उनके अंदर क्या पैदा होती है, चमक पैदा होती है, यानी कि चमक पाई जाती है। थर्ड जो है वो क्या है, पुनः उपयोग या पुनः उपयोगी। ठीक है, कि कोई भी धात्विक खनिज है
उसका अगर हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसका हम स्वरूप बदलकर दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं, उसका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं कोई भी धात्विक खनिज यानी कि कोई भी वस्तु लोहे से बनी है, ठीक है, और उस वस्तु का हम कोई दूसरी चीज बनाना चाहें तो उसको फिर से पिघलाकर या गलाकर दूसरी चीज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं लोहे का हमने हथौड़ा बना रखा है, ठीक है, और उस हथौड़े से हम कुल्हाड़ी बनाना चाहें तो उस लोहे को गर्म करके उसके आकार को ढालकर हम उससे कुल्हाड़ी का निर्माण भी कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी सोना या चांदी का कोई आभूषण बनवा लेते हैं, ठीक है, और अगर हमें उस आभूषण की जरूरत नहीं, किसी दूसरे आभूषण की जरूरत होती है तो हम उसको फिर से पिघलाकर कोई दूसरा आभूषण बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या कर रहे हैं, हम पुनः उपयोग कर रहे हैं, यानी कि एक बार उपयोग कर लिया हमने एक आभूषण बनवाकर, लेकिन जब वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, दूसरी चीज चाहिए होती है तो हम उसका दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, पुनः उपयोगी होता है। तीन चीज हो गई, एक तो धातु का अंश पाया जाता है धात्विक खनिजों में, एक आपस में रगड़ने में क्या पैदा होती है, चमक पैदा होती है, और थर्ड क्या है, वो पुनः उपयोगी होते हैं। और नेक्स्ट है वो है उदाहरण कि कौन कौन से हैं वो धात्विक खनिज हैं, जैसे लौह अयस्क, लौह अयस्क है, तांबा है, सोना है, चांदी है, बॉक्साइट है। इस प्रकार से बहुत सारे जो है वो इसके उदाहरण आ जाते हैं धात्विक खनिजों के। देखो अयस्क क्या होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि अयस्क क्या है, ठीक है। तो अयस्क जो है वो कोई भी खनिज है वो अपनी मूल अवस्था में न होके, ठीक है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको खनन करके सीधा धरातल से निकाला जाता है, ठीक है, वो शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। कोई भी जो खनिज होता है अगर वो अयस्क है, लोहा अयस्क, तांबा अयस्क है, तो वो शुद्ध नहीं है, यानी कि उसके अंदर और जो खनिज है उनका मिश्रण पाया जाता है, ठीक है, वो कच्चा पदार्थ ही कह सकते हैं उसको, वो होता है, वो अयस्क कहलाता है, ठीक है। तो धात्विक खनिजों में हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। धात्विक खनिज वे सभी खनिज जिनके अंदर धातु की मात्रा पाई जाती है, धातु का अंश पाया जाता है, और जिनको आपस में रगड़ने पे क्या पैदा हो रही है, चमक पैदा होती है, चमक पाई जाती है, ठीक है। इनका हम एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनर्उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा है, तांबा, सोना, चांदी, बॉक्साइट है आदि जो है वो क्या है, वो धात्विक खनिजों के उदाहरण है। हो जाएगा। सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड जो टाइप्स है वो क्या है, वो है अधात्विक खनिज। कि अधात्विक खनिज कौन से होते हैं। बिल्कुल अगर आपने धात्विक खनिजों को पढ़ लिया तो एग्जाम्पल को छोड़ के तीनों की तीनों चीजें उल्टी लिखनी है इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। यानी कि इसमें क्या है, धातु का अंश पाया जाता है, इसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी कि धातु की मात्रा, जिन खनिजों के अंदर धातु की मात्रा नहीं पाई जाती वो क्या कहलाएंगे, अधात्विक खनिज कहलाएंगे, ठीक है। सेकंड जो है वो चमक पैदा हो रही है इनके अंदर। इसमें क्या है कि हम अगर इनको आपस में रगड़ते हैं तो चमक पैदा नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं कोई पत्थर है, ठीक है, कोई चूना पत्थर है, उस चूने पत्थर को आपस में रगड़ेंगे तो वो वैसा का वैसा रहेगा, उसके अंदर चमक पैदा नहीं होगी, ठीक है, सेम उसकी वो रहेगी। तो इनके अंदर आपस में रगड़ने पे क्या नहीं है, चमक पैदा नहीं हो रही है। पुनः उपयोगी, देखो धात्विक खनिजों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि उनका हम बार बार स्वरूप बदलकर उनका पुनर्उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अधात्विक खनिजों का हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसके स्वरूप में परिवर्तन करके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कोई भी मान लेते हैं कोई पत्थर है, ठीक है, उस पत्थर का हम कोई चीज बना लेते हैं, कोई भी चीज का निर्माण कर लेते हैं, फिर उसका दोबारा से उसका स्वरूप, मान लेते हैं किसी देवी देवता की मूर्ति बनाते हैं पत्थर की, ठीक है, संगमरमर की, और फिर अगर उससे हम कुछ दूसरे देवी देवता की मूर्ति बनाना चाहें उस पत्थर से तो संभव नहीं है। अगर उसको तोड़ेंगे तो फिर उससे दोबारा से उसका निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कोई भी जो है नमक है उसका एक बार उपयोग कर लेते हैं, मान लेते हैं नमक को पानी में डालकर उपयोग कर लेंगे, अगर उसी नमक को निकालकर दूसरी चीज में डालना चाहें तो हम उसका उपयोग
नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनका जो है वो पुनर्उपयोग नहीं हो सकता, यानी कि दोबारा से उपयोगी नहीं है अधात्विक खनिज। नेक्स्ट है वो उदाहरण। अधात्विक खनिजों के उदाहरण कौन से हैं? सबसे पहले तो नमक जो होता है, ठीक है, नमक है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, जिप्सम है, बालू पत्थर है। इस प्रकार के जो भी हैं, चाहे चूना पत्थर है, संगमरमर है, जिप्सम है, बालू पत्थर है, इस प्रकार की जो उदाहरण है वो क्या है? वो अधात्विक खनिज हैं। इनके अंदर चाहे नमक है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, बालू पत्थर, जिप्सम, इनके अंदर धातु का अंश नहीं पाया जाता है बिल्कुल भी। ठीक है, यानी कि इनके अंदर धातु की मात्रा है वो न के बराबर होती है, इसलिए क्या है, ये अधात्विक खनिजों के उदाहरणों में शामिल किए जाते हैं। हो जाएगा कि अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा, धातु का अंश नहीं पाया जाता है। इनमें आपस में रगड़ने पे क्या पैदा नहीं हो रही? चमक पैदा नहीं हो रही है, और इनका पुनर्उपयोग संभव नहीं है। इनके स्वरूप में परिवर्तन करके पुनर्उपयोग संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त इनके उदाहरण है नमक, चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, बालू पत्थर है, वो अधात्विक खनिजों के उदाहरण है। हो जाएगा। अब बारी आती है ऊर्जा खनिज की, यानी कि वे खनिज जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, जो एनर्जी प्रदान करते हैं। देखो, कोई भी चीज है, चाहे वो मनुष्य है चाहे कोई मशीन है, उसको अगर हमें लगातार चालू रखना है, ठीक है, या उसका अच्छी प्रकार से संचालन करना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ऊर्जा कहां से मिलेगी? ऊर्जा खनिजों से प्राप्त होगी। ठीक है, तो वो खनिज जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, या किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले जो खनिज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस कह सकते हैं, पवन ऊर्जा, ये सभी के सभी हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चल के ऊर्जा खनिज के 2 टाइप्स हो जाते हैं, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? इससे आगे। तो ये 3 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, इनका वर्गीकरण धात्विक खनिज, अधात्विक और ऊर्जा खनिजों में। फिर धात्विक खनिज कौन से होते हैं, अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, और ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं। हो जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों के अंदर अंतर बताइए, तो आपको ये चारों के चारों पॉइंट एक्सप्लेन करने। धात्विक खनिजों, ऊर्जा खनिजों में अंतर बताइए, तो आपको इसके अंदर और उसके अंदर अंतर बताना है। हो जाएगा। इसके पश्चात जो आता है जो क्वेश्चन, वो क्या है? वो है धात्विक खनिजों की टाइप्स। धात्विक खनिज हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये जो है ये धात्विक खनिज, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है लौह खनिज, ठीक है, और एक होता है अलोह खनिज। यानी कि लौह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज, इस प्रकार से जो धात्विक खनिज है उसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, और किस आधार पे होते हैं? ये होते हैं लौह की अंश की आधार पे या लौह के मात्रा के आधार पे। किसी भी धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह खनिज की मात्रा कितनी है उस आधार पे है या नहीं है, उस आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। 2 टाइप्स बताई गई हैं। ठीक है, लौह खनिज कौन से होते हैं? देखो इसमें क्या था, धात्विक खनिज कौन से होते हैं? वे खनिज जिनके अंदर धातु की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे इसमें कि वे धात्विक खनिज जिनके अंदर लौह की मात्रा
पाई जाती है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो लौह खनिज कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क, ठीक है, मैग्नीज है, ये क्या है, ये लौह खनिज है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, लौह का अंश पाया जाता है, लौह की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसके अपोजिट जो अलोह खनिज कौन से होते हैं, वे धात्विक खनिज जिनके अंदर लोहे की मात्रा या लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, वो अलोह खनिज कहलाते हैं। जैसे बॉक्साइड है, ठीक है, इसके अतिरिक्त जस्ता भी हो जाता है, शीशा है, वो इनके उदाहरण है। ठीक है, बॉक्साइड है, जस्ता है, शीशा है, किसके उदाहरण है, वो अलोह खनिज के उदाहरण होते हैं। इसके अतिरिक्त कई कई बार इसका तीसरा टाइप्स भी बना देते हैं। ठीक है, और वो तीसरा टाइप्स कौन सा होता है, वो होता है बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज यानी कि वे खनिज जिनका मूल्य है वो अन्य खनिजों से ज्यादा होता है। ठीक है, जो बहुमूल्य होते हैं वो कौन से खनिज होते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ठीक है, हीरा है। इस प्रकार के जो खनिज होते हैं वो क्या है, वो होते हैं बहुमूल्य खनिजों के अंतर्गत, जिनका मूल्य है वो बहुत ज्यादा होता है। आजकल सोना चांदी का जो रेट है वो बहुमूल्य जैसे बने हुए हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। इस प्रकार से धात्विक खनिज है वो 3 टाइप्स कर देते हैं। लौह खनिज जिनके अंदर लोह का अंश पाया जाता है, लौह अयस्क और मैग्नीज। अलोह खनिज के अंतर्गत बॉक्साइड और जस्ता, सोना, जिनके अंदर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। और बहुमूल्य खनिज जिनका मूल्य अन्य खनिजों से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि जो बहुमूल्य होते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, इस प्रकार के जो खनिज होते हैं वो क्या है, बहुमूल्य खनिजों के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके पश्चात अधात्विक खनिज है, वो उसके टाइप्स नहीं है आगे। जो ऊर्जा खनिज होता है उसके 2 टाइप्स हैं। ऊर्जा खनिज होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है परंपरागत ऊर्जा खनिज, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा खनिज, और एक होता है अपरंपरागत ऊर्जा खनिज। ऐसे ऊर्जा खनिज कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, परंपरागत और अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा खनिज भी कह देते हैं इनको। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा खनिज कौन से होते हैं, वे ऊर्जा खनिज जिनका हम काफी लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक परंपरा बनी हुई है उनकी। परंपरा कब बनती है, जब किसी चीज का हम लगातार अनुसरण करते आ रहे हो, काफी समय से उसका प्रयोग करते आ रहे हो। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा खनिज कौन से होते हैं, वे ऊर्जा खनिज जिनका हम काफी लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हों। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो परंपरागत ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। लंबे समय से उपयोग। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा जो है, ये जो परंपरागत ऊर्जा खनिज होते हैं ये पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम परंपरागत ऊर्जा खनिजों का उपयोग करते हैं तो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है इनके उपयोग से।
तीसरा इनका एग्जाम्पल, उदाहरण बताना है आपको। कौन सा होता है? एक तो होता है पेट्रोलियम, एक होता है प्राकृतिक गैस और एक होता है कोयला। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, जिनका उपयोग हम काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। हम पहले ट्रेनों के अंदर कोयले का इस्तेमाल होता था, करते थे, ठीक है। फिर बाद में पेट्रोलियम का इस्तेमाल होने लगा और आज हम अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा खनिजों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है परंपरागत जो खनिज होते हैं काफी लंबे समय से उपयोगी हैं, काफी लंबे समय से हम इनका उपयोग कर रहे हैं। इनका उपयोग करने से पर्यावरण का ह्रास होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। एग्जाम्पल आपको पता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला है, वो इनके एग्जाम्पल है, हो जाएगा। फिर वही बात है, धात्विक और अधात्विक, लौह और अलोह खनिज। एक अगर हमें पता चल गया तो उसके अपोजिट दूसरा है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं सबके, ठीक है। तो अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा खनिज कौन से होते हैं? वे खनिज जो पिछले कुछ समय से ही हमारे उपयोग में आए हैं, क्या पिछले कुछ समय से जिनका हम उपयोग करना स्टार्ट किया है, कर रहे हैं, वो क्या है? वो अपरंपरागत ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। इनके उपयोग से, जो अपरंपरागत ऊर्जा खनिज जो होते हैं, इनके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है या बहुत कम, न के बराबर प्रदूषण होता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। इस प्रकार की वो जो ऊर्जा के जो खनिज हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है या बायोगैस जो होती है वो है। इस प्रकार के जो ऊर्जा खनिज होते हैं वो अपरंपरागत ऊर्जा के खनिजों के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि अगर हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की बात करें तो आज भी कुछ जो इलाके ऐसे हैं जहां पे सौर ऊर्जा के बारे में पता ही नहीं है, यानी कि अभी उनकी परंपरा नहीं बनी है, अभी नए नए नवीन जो है प्रचलन में आए हैं वो, ठीक है। इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं मिला इनका। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा आगे कि भारत में सौर ऊर्जा की संभावना ज्यादा क्यों हो, उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे हम, आगे प्रश्न आएगा उसमें। इसके पश्चात एक चीज आती है, वो ये आती है कि ये खनिज पाए कहां जाते हैं। खनिज, हमें इतना तो पता है कि खनिज है वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जिसकी अपनी खुद की एक रासायनिक संरचना और क्या होता है? संगठन होता है, ठीक है, एक अपनी बनावट होती है। तो इनकी उपलब्धता कहां पे है, यानी कि पाए कहां जाते हैं। हमें इतना सा सिंपल सा ये क्वेश्चन जब मैंने पूछा कि ये कहां पे पाए जाते, तो आपके मन में एक विचार आया होगा कि सर ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते होंगे, ठीक है। लेकिन जमीन के अंदर तीन तरह की जो होती हैं वो चट्टानें होती हैं। एक तो होती आगन्य, एक होती अवसादी और एक होती है कायांतरित। ये तीन प्रकार की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। इन चट्टानों के अंदर देखो, आगन्य चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, इन दोनों ही चट्टानों के अंदर विशेष रूप से जो धात्विक खनिज होते हैं, जो भी धात्विक खनिज होते हैं वो आगन्य और कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। वो किस रूप में पाए जाते हैं? कोई भी चट्टान है उसके अंदर दरारों के अंदर हो सकते हैं वो,
ऐसे जमाव के रूप में, कोई ऐसे पट्टी के रूप में जमाव के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के अंदर जो दरार जो होती है उनके अंदर या एक प्रकार से उसके जो पेटियां होती हैं एक प्रकार से उनके अंदर मौजूद होते हैं क्या, खनिज। और विशेष रूप से इन चट्टानों के अंदर धात्विक खनिज है वो ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ अन्य खनिज भी मिल जाए, लेकिन अधिकतर संभावना होती है वो धात्विक खनिजों की होती है। ये इन चट्टानों के अंदर कैसे बनते हैं कि जब किसी क्षेत्र विशेष में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो लावा बाहर निकल रहा होता है धरातल से पिघली हुई अवस्था के अंदर, उस लावे को बाहर निकलने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो क्या करेगा कि जमीन के अंदर ही कहीं दरार मिलेगी तो वो पिघला हुआ लावा उन दरारों के अंदर समा जाएगा और फिर वहीं पे जमा हो जाएगा। एक प्रकार से ऐसे दरारों के अंदर पिघला हुआ लावा है वो जमा हो जाएगा और इस प्रकार से जो आग्नेय चट्टानें जो बन रही हैं उनके अंदर क्या बन जाएंगे, वो खनिज जो पिघली हुई अवस्था में थे वो खनिज जमाव के रूप में यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे सीधी दरार हो उनके अंदर एक पेटी के रूप में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से खनिज है वो बनते हैं आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। अवसादी जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज है वो अधिकतर संभावना होती है अवसादी चट्टानों के अंतर्गत। ठीक है, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, अवसादी चट्टानें अपरदन एवं निक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा एक प्रकार से जमाव के रूप में पाई जाती हैं। इसके अंदर अवसादी चट्टानों के अंदर ही पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस के भंडार है वो मौजूद होते हैं अवसादी चट्टानों के अंतर्गत। ठीक है, तो ज्यादा संभावना होती है वो कौन से, अधात्विक खनिज। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं कि अवसादी चट्टानों के अंदर लोहा एस की पेटियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, पेटियां एक प्रकार से ऐसे जमाव के रूप में लोहा एस की पेटियां भी मौजूद होती हैं वो अवसादी चट्टानों में ऐसे मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों में पाए जाएंगे। एक होता है पहाड़ी, पहाड़ियों की घाटी, पहाड़ियों की घाटियों में भी पाया जाता है। घाटियों में कैसे कि कोई भी पहाड़ी क्षेत्र है उसकी जो घाटी है नीचे उसके धरातल से तल से लगती हुई जो घाटी है वहां पे पहाड़ी क्षेत्र से जो खनिज है वो जल के साथ, बहाव के साथ, ठीक है, वो नीचे आकर जमा हो जाते हैं और वो वहां पे एक प्रकार से पाए जाते हैं। उनको बोला जाता है पलेसर निक्षेप। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्लेसर निक्षेप क्या है, कि पहाड़ी के तल के साथ घाटी में जो मिट्टी का, बालू का जमाव पाया जाता है उसके अंदर जो खनिज पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जमाव क्या कहलाता है, वो प्लेसर निक्षेप कहलाता है। निक्षेप होता है जमाव। ठीक है, उसके अंदर जो बहुमूल्य खनिज जैसे सोना है, चांदी है, वो पाए जाते हैं जो पानी के बहाव के साथ उनका अपरदन नहीं होता, उनका घिसाव नहीं होता, तो वो किसमें, पहाड़ी की तलहटी में उस बालू के अंदर जमाव के रूप में मौजूद हो जाते हैं। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है वो समुद्री क्षेत्र है। समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत भी क्या पाए जाते हैं, वो खनिज पाए जाते हैं। जैसे मैग्नीज की जो ग्रंथियां जो होती है, जो नूडल्स होते हैं मैग्नीज के, वो जो ग्रंथियां हैं वो समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतर देखने को मिलती हैं। नमक जो पाया जाता है वो नमक कहाँ से, वो अधिकतर समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम के भंडार हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, वो समुद्री क्षेत्र के तरफ। जैसे बॉम्बे हाई है, भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, वो कहाँ पे है, वो अरब सागर में स्थित है, समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, प्राकृतिक गैस के भंडार वो कहाँ है, समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत पाए जा रहे हैं। तो जो खनिज है, कई बार क्वेश्चन आ जाए, मान लेते हैं 3 नंबर के अंदर की खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि खनिज है वो अलग अलग स्थानों पे देखने को मिलते हैं। कुछ खनिज है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के अंदर मौजूद होते हैं। इनमें अधिकतर जो खनिज होते हैं वो धात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ खनिज है वो अवसादी चट्टानों में एक प्रकार से पेटियों के रूप में, जमाव के रूप में, एक परत के रूप में, जमाव के रूप में पाए जाते हैं। उनमें कुछ हद तक लोहा अयस्क की पेटियां भी हो सकती हैं, कुछ हद तक पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस से वो खनिज भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ी की तलहटी में जो घाटियां हैं वहां पे जो प्लेसर निक्षेप के रूप में मौजूद होते हैं, जिनमें सोना चांदी वो ज्यादा देखने को मिलता है। और समुद्री क्षेत्र के अंदर मैग्नीज की ग्रंथियां, नमक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज है वो क्या है, वो पाए जाते हैं इस क्षेत्रों के अंतर्गत। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसमें से, वो होता है रेट होल, RATHOLE। रेट होल खनन क्या होता है, इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, रेट होल खनन क्या होता है। रेट देखो चूहा, और होल होता है छिद्र, जैसे चूहा बिल बनाता है ना अपना, उस प्रकार से जो खनिज खनन किया जाता है। भारत के जो पूर्वोत्तर जो राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय है, मेघालय के अंदर लोहा और कोयले के जो है वो बहुत ज्यादा भंडार है। ठीक है, और वहां पे क्या है कि वैसे तो इंडिया के अंदर जो संपूर्ण खनिज संसाधनों में संपन्न जो क्षेत्र है या जो खाने हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, यानी कि वो सरकार के अंडर में आते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो खनन करते हैं। तो मेघालय के अंदर 2 स्थान है, वो 2 स्थान कौन से हैं, एक है चेरापूंजी और एक है जुवाई। ये 2 क्षेत्र हैं, चेरापूंजी और जुवाई। मेघालय राज्य के अंदर चेरापूंजी और जुवाई क्षेत्र के अंतर्गत वहां के स्थानीय नागरिक गहरे होल बनाकर कोयले का खनन करते हैं, उसको कहते हैं रेट होल। ठीक है, गहरे खानों के अंदर ऐसे सुरंग के माध्यम से किसका खनन करते हैं, कोयले का खनन करते हैं। कहां पे, मेघालय में चेरापूंजी और जुवाई जो क्षेत्र है वहां के स्थानीय निवासी हैं वो किसके माध्यम से, रेट होल के माध्यम से खनन करते हैं। ठीक है, आज भी ऐसा देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त और जो देश के अलग अलग खाने हैं वहां पे केंद्र सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण है, यानी कि उसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। जितने भी खाने हैं, किसी भी खनिज की खान है उसका सरकार के अंडर में अब वो आए हुए हैं। तो इसके अंतर्गत आज हमने खनिज संसाधन और ऊर्जा खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा की है। उसके टाइप्स हमने चर्चा की, कहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, कौन सा खनिज है वो कहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, कौन सा धात्विक है और अधात्विक है। तो इसको आप कुछ यहाँ समझा है, कुछ अपनी बुक के माध्यम से आप उसको पढ़ोगे, फिर इनको एग्जाम्पल हैं, इनको आप अलग अलग छाटोगे, इनको याद करोगे। इस प्रकार से आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ये 8th, 10th और +2 क्लास के लिए ज्योग्राफी विषय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आप एक बार फिर से आपसे वही निवेदन कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, न कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, तो वो बच्चा इस वीडियो को देखकर फिर वीडियो देखेगा, तो उसको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, उसके लिए एक पहला और आखिरी कदम क्या है कि शेयर करना, आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है। ठीक है, तभी हमारा उद्देश्य वो पूरा होगा कि सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो रही है। एक शिक्षा मित्र की भूमिका के रूप में हम निभाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इसका आगे का जो पार्ट है वो खनिज संसाधन, अलग अलग लोहा है, तांबा है, इस प्रकार के खनिज संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वेतन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।